नमस्कार, एवरीबडी इज़ वेलकम इन द शो ऑफ अध्ययन मंत्रा। फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में। जी, ग्रामर की क्लास लेनी है कि लिटरेचर की, बताइए फटाफट। जो लेना हो वही शुरू कर दें, क्योंकि जब ग्रामर पढ़ाता हूँ तो आपको लिटरेचर चाहिए होता है, और जो लिटरेचर पढ़ा रहा होता हूँ तो आपको ग्रामर चाहिए होता है। तो आज ऑन डिमांड है, बताइए क्या चाहिए आपको। लिटरेचर पढ़ना है कि लैंग्वेज पढ़ना है? व्हाट्स एवर यू वांट टू स्टडी, जो भी आपको पढ़ना है आप बताइए, वहीं से शुरू कर दें। चलिए आइए स्टूडियो फटाफट अपनी क्लास में। फिर लेट्स मी स्टार्ट देन। सभी को शाम वाला गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ने वाले हैं, जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। एंड आई होप यू वुड बी फाइन इट योर रेस्पेक्टिव होम्स। आप सब लोग अपने घर में बिल्कुल अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ सब लोग अच्छे होंगे। जी, सभी का स्वागत, बिल्कुल गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग है। जय हिंद दीपा जी को है, बाकी सबको शाम वाली गुड मॉर्निंग है। ग्रामर के पोर्शन में हमने आपको एक्टिव पैसिव करा दिया है, हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया है, हमने आपको प्रीपोजिशन करा दिया है, हमने आपको सेंटेंसेस करा दिया है, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा दिया है। इतनी चीज़ों के बाद अब सिलेबस में आपके बचता क्या है ये भी बता दूं। आपके सिलेबस में जो बच रहा है वो एक पंक्चुएशन है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जिसको आप नरेशन कहते हो, और उसके बाद वोकैब है। वोकैब में कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। यही आपके पोर्शन में बचा हुआ है। दीपक सर की वीडियोस भी आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली मिल ही रही हैं। वोकैब वाला पोर्शन आप दीपक सर की क्लास से कर लें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ टेक्निकल होता नहीं है। जो मीनिंग है वो मीनिंग है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। रीना जी प्रीपोजिशन की वीडियोस होंगी, आपके पैनल पर होंगी। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप GSSB के हैं तो मैं आज बोल दूंगा कि प्रीपोजिशन वाले वीडियोस आपको डाल दें, राइट, वो भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। क्लियर। तो आज अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि ग्रामर पहले फिनिश कर दिया जाए, ताकि जो हमारे TGT वाले बच्चे हैं वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएं, और फिर जब पेपर होगा देते रहेंगे, और फिर क्लासेस वो स्वांता सुखाए अपने मन से लेते रहेंगे जैसे जैसे उनको लगेगा, और फिर हम PGT के लिटरेचर पर आएंगे। PGT लिटरेचर में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, चार्ल्स लैम्ब और डिकेंस आधा हो चुका है। बाकी में इंग्लिश लिटरेचर में बाकी हैं हाफ ऑफ द पार्ट बाकी है डिकेंस का, हार्डी, टेनिसन, अर्नल्ड और TS एलियट PGT में, और उसके बाद 3 राइटर्स इंडियन लिटरेचर के और 4 अमेरिकन। मतलब हाफ से ज़्यादा सिलेबस PGT का भी वाइंड अप हो चुका है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। गाल्सवर्दी वाली वीडियो डाल दिए हैं। GIC में गाल्सवर्दी की वीडियो अभी नहीं पड़ी है, जब गाल्सवर्दी का टाइम आएगा तभी पड़ेगी। बाकी टेंशन ना लीजिए, जिस जिसका नंबर आता जाएगा उसको पोर्शन को हम डालते जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिगर आप स्पीच के हमने अपने 2 वीडियोस YouTube पर पड़ी हैं, मेरे नाम से आप डाल करके देखिएगा, फिगर आप स्पीच बाय JK तिवारी अध्ययन मंत्रा, तो आपको वहाँ से 2 वीडियोस मिल जाएंगी, और आई होप आपका काम वहाँ से चल जाएगा, आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और वैसे भी फिगर आप स्पीच पर अगर हम
यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और या तो उसी बेसिक पर बनते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, मेटोनिमी, सिनेक्टिकी पर। ये सारे चीज़ें आपको यूट्यूब के वीडियो पर मिल जाएगी, आप वहाँ से कर लीजिए। जीआईसी भी डिस्कस कर लेते हैं। जीआईसी में हमने क्या क्या करा दिया है, जीआईसी को भी कहाँ तक वीडियोस मिल चुकी हैं। जीआईसी वाले में शेक्सपियर की वीडियोस मिली हैं, जीआईसी को मिल्टन की वीडियोस मिली हैं, जीआईसी में हमने चौसर को करा दिया था, हमने अरिस्टोटल को करा दिया है, जीआईसी में हमने रोमांटिक एज की वीडियोस डलवा दी हैं। कॉलरिज करवा रहा हूँ सुबह वाले सेक्शन में, आज हमने सैमुअल टेलर कॉलरिज को शुरू किया है, जीआईसी वाले बच्चे उसमें भी जुड़े हैं। एग्जामिनेशन की अभी कोई डेट है नहीं, पीजीटी के साथ जीआईसी भी लगा है, हम पीजीटी कवर कर रहे हैं, जीआईसी वाले अभी उसमें जुड़े ही हैं। और अपार्ट फ्रॉम पीजीटी सिलेबस कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीआईसी में हैं। तो वंस आई फिनिश द सिलेबस ऑफ पीजीटी, जो कि जीआईसी का भी सिलेबस है, जो रिमेनिंग राइटर्स होंगे उनको बाद में करा देंगे। ग्रामर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSB, जीआईसी सबकी सेम है, इसलिए ग्रामर का कोई इशू नहीं है। जी इरफान भाई, आई एम वेरी फाइन और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। सर पीजीटी की ऑल वीडियोस डाल दीजिए। जी पीजीटी की ऑल वीडियोस क्या, जितनी मैंने अभी बात किया आपको वो सारी वीडियोस पीजीटी के पैनल पर पड़ी हैं। सर आई एम न्यू इन द ग्रुप सो प्लीज टेल मी योर ग्रामर एंड दीपक सर ग्रामर इज सेम or something is different, please clarify my doubt. Deepa ji, I and Deepak sir both are different, and once we are different the classes must be different, but you have to go through the chapters taught by me or by Deepak sir. Some of the videos are on the same topic and some are different, and enjoy the videos according to your choice. दोनों अवेलेबल है, आप जो चाहें उसको एंजॉय करें। मैंने तो सिर्फ वही कराया है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, और दीपक सर की जो वीडियोस है बिल्कुल वाइड है, वो सब कुछ कराते हैं, इंटायर ग्रामर करवाते हैं वो। जी सबको गुड इवनिंग है, जी सुजाता जी को क्लियर। तो ग्रामर में हम आज शुरू करने चल रहे हैं। जी लाइव क्लास अच्छी है, जी थैंक यू रीना जी। लाइव क्लास अच्छी होती है क्योंकि ये इंटरैक्टिव क्लास होती है, बट रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट कवर होता है, लाइव क्लास में उतना कंटेंट कवर नहीं हो पाता है। यहाँ पर मुझे आपसे बात करनी होती है, डाउट्स भी लेने होते हैं और रिजोल्यूशन भी देना होता है, इसलिए लाइव क्लास तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। मैं लाइव से भाग नहीं रहा हूँ, आई विल बी लाइव विद यू ऑल डेज, सारे दिन आपके साथ रहूँगा, बट थोड़ा ये है कि आप वहाँ से कवर करिए तो सिलेबस थोड़ा कवर अप हो जाएगा। जैसे कि DSSB वाले अफवाह फैला दी है कि एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 30th June, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून एंड मे, बट इफ दे हैव गिवन द डेट देन लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट डेट। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड अप होने की, थोड़ा सा रिकवरी आप वीडियो से कवर कर लीजिए। एंड wheresoever you feel any doubt, I am here to take the live classes, don't take tension। आपकी एक्टिव पैसिव की वीडियो नहीं मिली है सर, संयोगिता जायसवाल जी। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ पीजीटी तो पीजीटी के क्लास में सारी वीडियोस आपको मिली हैं, और नहीं जीआईसी में नहीं मिली है, DSSB में नहीं मिली है, वो मैं आपको कल डलवा दूंगा, राइट। ट्रांजिशनल पोएट्री का फर्स्ट वीडियो नहीं मिला है जीआईसी में, जी मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंचन जी मैं कराऊंगा, वो केवीएस, DSSB, पीजीटी सबके लिए बराबर ही होगा, और बीच बीच में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बताता भी चलता हूँ। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है क्या, बैलेड क्या होता है, ओड क्या होता है, सोनेट क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो इस टाइप के जो टर्म्स हैं इन्हीं को फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ये लिटरेचर के पार्ट है, नॉवेल क्या होती है, पोएम क्या है, प्रोज क्या है, इसी को फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कहते हैं। नो प्रॉब्लम सर, आपके रिकॉर्डिंग क्लास भी बेनिफिशियल है डेफिनेटली सुजाता जी। इफ़ यू वॉच दोज वीडियोज देन डेफिनेटली यू विल इंजॉय। नमस्कार निधि जी। जी टीजीटी वाला एमए ये क्या है बेटा कंचन जी? यस नहीं मिली है ग्रामर की DSSB में, क्या नहीं मिली? मैं DSSB में मुझे पता चल गया कि जीआईसी और उसमें नहीं मिली है। आई विल गेट दोज वीडियोज अपलोडेड बाय टुमारो, सो डोंट टेक टेंशन, राइट सर। रिविजन टीजीटी में वैकेंसी नहीं है शायद, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। जी अभी तक तो टीजीटी DSSB पे वैकेंसी नहीं है, बट वैकेंसीज आर टू बी अनाउंस्ड वेरी सून, एज आई हैव ओवरहर्ड, वेरी सून अनाउंस हो जाएंगी। सर मॉर्निंग वाली क्लास क्या से कहाँ से मिलेगी, प्लीज़ कन्फर्म। रजनी चौहान जी आप टीजीटी में हैं या पीजीटी में हैं? इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ यूपी टीजीटी पीजीटी देन यू आर नॉट अलाउड टू
take the classes of morning, only evening classes is allotted for you. Which book is best for grammar practice? Please guide. Raj Rani ji, I told you about the book in the last class. Watch that video once again. चलिए, let's start today's class. And today's class is all about punctuation. And punctuation is very, very important for UPTGT and PGT, as at least one question must be there in your paper. And it's also important for DSSB, उनके लिए भी important है और GIC के लिए तो है ही है ये important. Punctuation दिख रहा है कुछ स्क्रीन पर? नहीं दिख रहा है? हाँ, सर हमको तो आपकी किसी तरह का क्लास मस्त लगता है, बस आपका वीडियोस देखना अच्छा लगता है। हमें तो लगता है आपका वीडियो के हम एडिक्ट हो गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, आप वीडियो के एडिक्ट हो गए हैं तो आप सक्सेस के भी बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाएंगे। टेंशन ना लीजिए, यू आर वेरी नियर टू द सिलेक्शन, राइट। जल्दी ही जो है टाइम नहीं लगेगा। चलिए पंक्चुएशन पर आइए। व्हाट इज पंक्चुएशन? नहीं दिख रहा है ना? अब देखिए, PUNCTUATION पंक्चुएशन। पंक्चुएशन लैटिन से आया है। एक क्वेश्चन इस पर भी आता है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड पर, कि कोई वर्ड कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से उसको लिया गया है। सर ये टिपिकल क्वेश्चन है, बट आई वांट टू नो योर क्लासेस कंटेंट इज एनफ फॉर अस और एवरीथिंग एल्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। प्लीज क्लियरफाई जी सुजाता जी, आई डोंट टेक एनीबडी रॉन्ग and I think that the content that I am delivering to you is more than sufficient, and if you have time, you want to go through more text, then you can go. राइट, कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं जी, बिल्कुल दिख रहा है, पंक्चुएशन दिख रहा है, क्योंकि मुझे भी बोर्ड पे दिखता रहता है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। चलिए पुष्पा जी, मैसेज बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। पंक्चुएशन लैटिन टर्म है एक, वहीं से आया है। हाँ, बता रहा था आपको ये कि एक क्वेश्चन इस पर भी बन जाता है ओरिजिन ऑफ द वर्ड पर, कि कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है, जैसे सिमिली कहाँ से लिया गया है, या सोनेट कहाँ से लिया गया है, जॉनरा कहाँ का वर्ड है, इस टाइप का। तो पंक्चुएशन लैटिन का एक वर्ड है पंक्टम। लैटिन में एक वर्ड है, क्या है वर्ड? पंक्टम, PUNCTUM, और उसी पंक्टम से ही पंक्चुएशन बना है। राइट, पंक्टम से पंक्चुएशन बना है, एक लैटिन वर्ड है। और पंक्टम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? पंक्टम का मतलब होता है पॉइंट। पंक्टम का क्या मतलब होता है? पंक्टम का मतलब होता है पॉइंट। तो पंक्चुएशन का मतलब क्या हुआ? पंक्चुएशन का भी मतलब हो गया पॉइंट। राइट, अब वो पॉइंट कौन कौन सा है, कितने टाइप के पॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप के जो पॉइंट्स हैं वही कितने टाइप के पंक्चुएशन होते हैं। जनरली पंक्चुएशन की जब हम बात करते हैं तो जो जनरल पंक्चुएशन है वो ये है, देखिए एक डॉट होता है और इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? इसको फुल स्टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप कहा जाता है। और इसी का एक और नाम है, इसी को पीरियड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? इसी को पीरियड भी कहा जाता है। जैसे हिंदी में होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, वैसे फुल स्टॉप है पूरी तरीके से रुक जाना, एक जगह पर आकर के उसको फुल स्टॉप कहते हैं, उसी को पीरियड कहा जाता है। अगर हम इसे फुल स्टॉप के नीचे, फुल स्टॉप के नीचे एक कॉमा लगा दें, फुल स्टॉप ऊपर और नीचे कॉमा, तो उसका नाम बदल जाता है
और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। पंक्चुएशन का सबसे पहला पॉइंट है फुल स्टॉप, जिसको पीरियड कहते हैं, और फुल स्टॉप और कॉमा दो इकट्ठा कर दिया है तो उसको बोलते हैं सेमीकोलन। और अगर वो फिर से लगा है तो इसको बोलते हैं कॉमा। अगर वो वर्ड के नीचे लगा है तो उसको बोलते हैं कॉमा, और अगर वो वर्ड के ऊपर लगा हुआ है, नीचे ना लग करके, अगर वही कॉमा किसी वर्ड के ऊपर लगा हुआ है तब उसको कॉमा ना बोल करके तब उसको क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। राइट, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी अगर वो ऊपर लग गया है। जैसे लिखा है ये राम्स कार, राम के ऊपर ये कॉमा लगा है, इसको एपिस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। और अगर ये लिखा है राम्स कार होम एंड वॉच, तो अब ये जो कॉमा यहां पे लगा हुआ है ये कॉमा है। जब किसी वर्ड के नीचे लगा हो तब उसको बोलते हैं कॉमा, अगर वर्ड के ऊपर लगा हो तो उसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। क्लियर। और अगर दो तरफ से लगा हो, ऊपर ही, इधर से भी लगा हो और इधर से भी लगा हो, दोनों तरफ से लगा हो, तब इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इसको क्या बोलते हैं, अगर ऊपर दोनों साइड लगा है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। कॉमा नहीं, अब कॉमास हो गया है क्योंकि अभी डबल हो गया है, इधर भी है और इधर भी है। अगर दोनों साइड है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। और कभी कभी आप ये देखते हैं कि ये सिंगल नहीं, ये डबल होता है, इधर भी डबल और इधर भी डबल। और जब दोनों तरफ डबल होता है तब इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, या इसी को कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स बोलते हैं इन्हीं कॉमास को जो डबल लगे होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास। या जब आप डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हो, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, तब ये जनरली डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज हम करते हैं। यूसेस पर अभी हम आएंगे, पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें, नाम उनका जान लें कि किसको कहते क्या हैं। फुल स्टॉप कब होता है, और वही फुल स्टॉप सेमीकोलन कब हो जाता है, और वो कॉमा कब होता है, और एपिस्ट्रॉफी कब हो जाता है, और वो इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है, या कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं। क्लियर। आइए दूसरे पर आते हैं हम। ये फुल स्टॉप है। अगर एक फुल स्टॉप ऊपर और एक फुल स्टॉप नीचे लगा दिया जाए, एक फुल स्टॉप ऊपर और एक फुल स्टॉप नीचे, तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं क्या, कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। अब देखिए यहां थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, कोलन के आगे अगर हमने डैश लगा दिया है तब इसको क्या बोल देंगे, कोलन एंड डैश, कोलन एंड डैश। और अगर सिर्फ दो जो है डॉट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उनको बोलते हैं कोलन। राइट, कोलन। और अभी एक आपको बताया अगर एक ऊपर फुल स्टॉप है और नीचे कॉमा है तो वो कोलन ना हो करके क्या है,
तो वो है सेमीकोलन। क्लियर? नेक्स्ट पर आइए, अगर ये थोड़ा सा छोटा है ये, तो इसको बोलते हैं हाइफन, और अगर यही थोड़ा सा बड़ा है तब इसको बोलते हैं डैश। छोटा है हाइफन, और अगर वो बड़ा है तो हो गया है डैश। यूसेज अलग अलग हैं, प्रयोग उनके अलग अलग हैं, यूज अलग अलग जगह पर करते हैं, लेकिन जब बनाते हैं उनको तो यही है कि ये कोलन सॉरी ये हो गया हाइफन और ये हो गया है डैश। और नेक्स्ट पर आइए, ये हिंदी वाला पूर्ण विराम और फिर अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है, हिंदी वाला पूर्ण विराम और अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप दोनों एक साथ आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क। या इसी को बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। चाहे इधर से पढ़िए चाहे उधर से, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क इसी को बोला जाता है। और इससे तो आप भली भांति परिचित हैं, इसको बोला जाता है क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन। क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन ये मेन इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं पंक्चुएशन के। फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, कोलन एंड डैश, सेमी कोलन, हाइफन, डैश, कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, एपिस्ट्रॉफी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क्स। राइट, ये इतने मेन या इम्पॉर्टेंट कह लीजिए क्या हैं ये इम्पॉर्टेंट निशान हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। और जब पेपर में आपके क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 लाइंस का स्टेटमेंट दिया होता है और कहता है कि पंक्चुएशन लगा करके इसको करेक्ट करिए, तो ये आपको जानना है कि कहाँ पर कौन सा मार्क यूज़ किया जाता है। और अगर आप ये समझ गए आज की क्लास में कि कहाँ पर कौन सा मार्क यूज़ किया जाता है, तो समझिए कि कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा आपके पेपर में। इसी पर आपको अटेंशन देनी है, इसी पर आपको आज की क्लास में फोकस करना है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो पंक्चुएशन मार्क है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्लेसेस पर जिसका यूज़ करते हैं हम, वो होता है कॉमा। मैक्सिमम प्लेसेस पर कॉमा यूज़ करते हैं। और सबसे कम जगह पर क्या यूज़ होता है? वो होता है फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप सेंटेंस के सबसे बाद में यूज़ होता है और बाकी जो हैं वो सेंटेंस के ख़त्म होने से पहले यूज़ हो जाते हैं। एक है क्वेश्चन मार्क जो सेंटेंस के बाद में लगता है, बाकी तो जितने हैं लगभग वो इन द मिड ऑफ द सेंटेंस लगाए जाते हैं, सेंटेंस के मिडिल में ही उनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इन मार्क्स में से स्टडी करेंगे फुल स्टॉप की, कि कहाँ कहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है और कहाँ कहाँ पर नहीं लगाया जाता। 8 मार्क्स गॉट इन टूडेज क्लास। जी डेफिनेटली मनोज भाई, you will get 8 marks if you correct the 2 questions on punctuation. So let's first study about full stop. पूरी तरीके से हम कहाँ रुकते हैं? जब आप सेंटेंस के टाइप से पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है?
एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एसर्टिव के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक को बोला जाता है अफर्मेटिव और अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहा जाता है। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहा जाता है और दूसरा होता है असर्टिव का पार्ट जिसको नेगेटिव कहा जाता है। एक अफर्मेशन की बात करता है और एक निगेशन की बात करता है। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अफर्म कर देना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और निगेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को निगेट कर देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना। जैसे दिस इज़ अ पेन, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ये पेन है, दिस इज़ अ पेन, तो ये अफर्मेटिव है और इसीलिए अफर्मेटिव को पॉजिटिव कहा जाता है। और अगर ये कहा जाए कि दिस इज़ नॉट अ स्वॉर्ड, ये एक तलवार नहीं है, तलवार नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं इसके तलवार होने से निगेट कर रहा हूँ, निषेध कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। तो जहाँ पर हम निषेध कर रहे होते हैं वो निगेटिव होता है और जहाँ पर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, स्वीकार कर रहे होते हैं, वो अफर्मेटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, नरेंद्र मोदी is the prime minister। मतलब हमने इस बात को मान लिया है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरा, राहुल इज नॉट अ गुड लीडर। यहाँ पर हमने राहुल के लीडर होने से नकार दिया है, ये नेगेटिव है। और यहाँ पर हमने मान लिया है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस एंड होता है, क्लोज होता है, तब हम वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस, एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप। ये फार्मूला नंबर 1 है। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव सेंटेंस का आखिरी शब्द आ जाएगा तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? तब हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का। मतलब सेंटेंस अगर सकारात्मक या नकारात्मक है तो उसके आखिर में हम अफर्मेटिव या नेगेटिव के लास्ट में हम किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर आइए। दूसरा सेंटेंस का एक और टाइप होता है और वो होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं या प्लीज करने वाले, बेगिंग करने वाले सेंटेंस होते हैं। जहाँ पर रिक्वेस्ट हो, जहाँ पर ऑर्डर हो, वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। वैसे इंपरेटिव की लिटरेरी मीनिंग क्या होती है? ज़रा फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। एक बार इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि इंपरेटिव का मतलब क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे आप बोलते हो कम इन या प्लीज टेक द चेयर, कृपया कुर्सी ले लीजिए। ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर ना हो करके रिक्वेस्ट है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तब उसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का।
तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए कि अफर्मेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के आखिर में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। अफर्मेटिव और निगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। क्लियर। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज, क्या लिखा है संध्या जी ने? ADESTMAK, पता नहीं कौन सी भाषा है, कौन सा फार्मूला आपने बनाया है संध्या जी, मुझे समझ नहीं आया। इंपरेटिव का मतलब हमने पूछा था, इंपरेटिव का मतलब आदेशात्मक। अच्छा, आपने ये लिखा है। इंपरेटिव का मतलब ये नहीं होता है, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस आप बता रहे हो। मैंने पूछा था इंपरेटिव का सिनोनिम क्या होता है। इंपरेटिव का सिनोनिम क्या होता है जी प्रगति राज जी? इंपरेटिव का सिनोनिम ये नहीं होता। इंपरेटिव का मतलब होता है मैंडेटरी, इंपरेटिव का मतलब होता है कंपल्सरी, बहुत आवश्यक जो है वो इंपरेटिव होता है। जैसे फॉर यू टू स्टे एट होम इज इंपरेटिव, आपके लिए घर में स्टे करना बहुत इंपरेटिव है, बहुत अनिवार्य है, कंपल्सरी है कि आप घर में रहें, ये इंपरेटिव का मतलब होता है। इंपरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव का सिनोनिम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, तो फुल स्टॉप असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के आखिर में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फुल स्टॉप का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ हम करते हैं एब्रीविएशन में। एब्रीविएशन में हम यूज़ करते हैं। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट। जब हम कोई चीज़ शॉर्ट में लिखते हैं, ब्रीफ में लिखते हैं, या जब हम किसी चीज़ का इनिशियल ले लेते हैं, राइट, तब हम फुल स्टॉप का यूज सबके साथ करते हैं। जैसे MP, तो M के आगे भी फुल स्टॉप लगेगा और P के आगे भी फुल स्टॉप लगेगा। MA ये लगेगा। एक दूसरा भी इनका तरीका है लिखने का कंटेम्प्ररी इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में आप इनको ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं, MP, MA या MLA या UNO, आप ऐसा भी देखते हैं लिखा हुआ, राइट। MP, MA, MLA, UNO ये करेंट इंग्लिश है। न्यूज़पेपर में आपको इसी टाइप का लिखा मिल जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाएं और उसमें ये एब्रीविएशन दिया हो और आपसे यही पूछ रहा हो कि इसको पंक्चुएट करना है, तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा कि जब आप MP, MA या आप UNO या आप MLA लिखते हैं तो जितने भी लेटर्स हैं सबके बाद में आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे कंटेम्प्ररी इंग्लिश में USA होता है, और जब आप लिखोगे तो US और A इस टाइप से लिखोगे। आप लिखोगे USSR और कंटेम्प्ररी में उसको USSR लिख दिया जाता है। आप बोल देते हो IAS और होना क्या चाहिए उसको IAS, ये होना चाहिए। क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंटेम्प्ररी में, करेंट में और ये राइटिंग में। तो यू हैव टू फॉलो दिस वन, आपको ये फॉलो करना है, राइट। आपको यही वाला पोर्शन फॉलो करना है, ये वाला नहीं। मतलब ये है कि एब्रीविएशन के साथ आप यूज करोगे फुल स्टॉप का। एक और टाइप का एब्रीविएशन होता है, जैसे कि ये मिस्टर। कंटेम्प्ररी इंग्लिश में इसके साथ भी फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन जब राइटिंग की बात आएगी आपके लिए तो आप यहाँ डॉट लगाओगे। मिस्टर, मिसेस, राइट, मिस, ये फुल स्टॉप आप लगाओगे इन एब्रीविएशन के साथ। क्लियर, समझ आया कि नहीं? वी यूज क्लासिकल ग्रामर, वी यूज करेक्ट ग्रामर, राइट। आज द पेपर जो है वही ग्रामर का है
और जब ग्रामर का पेपर में ही हम ग्रामर गलत कर देंगे तब सही कहाँ करेंगे। यू आर गोइंग टू बी ए टीचर एंड द टीचर इज सपोज टू नो ऑल अबाउट ग्रामर। उसे उम्मीद ही की जाती है कि सब कुछ जाने। जैसे बे प्रगति जी बिल्कुल सही बात है, आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं, यूपी पीजीटी, तो आप सब के साथ फुल स्टॉप लगाएंगे, राइट, सब के साथ फुल स्टॉप लगाएंगे। आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि यूपी पीजीटी, ये अखबार वालों की अंग्रेजी है, ये पढ़े लिखे लोगों की अंग्रेजी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर प्रोसीड करें हम। Is there any doubt regarding the usage of full stop? Shazia Sarafrazdi, your English is incorrect here. You don't got my message. टोटल गलत है, होना क्या चाहिए था you don't get my message। नहीं शाजिया सरफराज जी, कुछ आपने भेजा होगा, मैंने देखा नहीं, एज आई वॉज बिजी ऑन द बोर्ड। और मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में भी कि जब चैप्टर चल रहा हो तो बीच में आपके मैसेजेस मैं नहीं देखता हूँ, और इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे अपने बोर्ड पर देखना होता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। नहीं पता चलेगा मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ और पढ़ाना था कुछ और पढ़ा कुछ और जाऊँगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इसलिए पहले ही डाउट ले लेता हूँ कि जो भी डाउट से पहले बता दीजिए। अब आप चैप्टर पढ़िए और बाद में मिलिएगा कि आपने क्या मैसेज टाइप किया था। आई डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल द मैसेजेस, सबको मैं इकट्ठा नहीं ले चल सकता। इसीलिए जब आप देखिए मैं पूछता हूँ एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो मैं स्क्रीन पर ही देख रहा होता हूँ कि तब मैं आपके मैसेजेस देख लूँ कि व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स, राइट। पूजा, प्रीति, सुजाता, शैलेश, मोहिनी, एवरीबॉडी इज फाइन नाउ। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। कॉमा पर आते हैं हम, फुल स्टॉप के बाद कॉमा। फुल स्टॉप और कॉमा एक दूसरे के कह लीजिए कि अपोजिट होते हैं। फुल स्टॉप इज द लॉन्गेस्ट पॉज। थैंक यू रनीश मलिक जी। फुल स्टॉप लॉन्गेस्ट पॉज होता है और कॉमा जो है वो शॉर्टेस्ट पॉज होता है, राइट। शॉर्टेस्ट पॉज का मतलब क्या होता है? PAUSE, पॉज का एक सिनोनिम बताइए प्रगति जी। पॉज का सिनोनिम क्या होता है? What is the synonym of pause? As the comma is the shortest pause. कॉमा सबसे शॉर्टेस्ट पॉज होता है, सबसे छोटा पॉज होता है। मॉर्निंग वीडियो रानी जी आपको, रजनी जी आपके पैनल पर मिलेगी, ठीक। सबसे शॉर्टेस्ट पॉज होता है कॉमा। सब पॉज का मतलब मैंने पूछा था जी, पॉज का मतलब होता है स्टॉप, बिल्कुल सही उत्तर है। पॉज का मतलब होता है ब्रेक, सबसे छोटा छोटा जो ब्रेक है वो होता है पॉज। और सबसे ज़्यादा यूसेज जो है इस कॉमा के होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग इस कॉमा का होता है और सबसे ज़्यादा गलतियां भी इस कॉमा पर होती हैं। बहुत लंबा चैप्टर है कॉमा का, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि आज के क्लास में वो ख़त्म ही ना हो। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, कल फिर हम इसी को कंटिन्यू कर देंगे। जहाँ पर आज वाइंड अप होगा वहाँ पर होगा। 2 क्वेश्चन की बात है, 8 नंबर की बात है, और 8 नंबर की वैल्यू आप समझते हैं कि कितना होती है। 8 नंबर का गैप तो टॉपर्स और सबसे नीचे वाले में भी नहीं रहता, इतना लंबा गैप। 2 क्वेश्चन की बात है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिएगा। The comma represents the shortest pause and is used, number 1, to separate a series of words in the same construction। एक ही कंस्ट्रक्शन में यदि कई सारे वर्ड्स दिए हैं एक ही टाइप के, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम
कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ये लिख दिया जाए, साधना इज अ टीचर, सिंगर, डांसर एंड कुक। साधना टीचर भी है, सिंगर भी है, डांसर भी है और कुक भी है। ये साधना के सारे प्रोफेशंस हैं। और जब हम कई सारी चीज़ों की बात एक साथ करते हैं एक व्यक्ति के लिए, तब हम वहाँ सब के साथ कॉमा लगा देंगे। टीचर के साथ, सिंगर के साथ और डांसर के साथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एंड भी अपने आप में कॉमा का ही काम करता है। एंड भी कॉमा का ही काम करता है, इसलिए एंड के पहले कभी कॉमा का हम प्रयोग नहीं करते। एंड के पहले पंक्चुएशन मार्क में हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी प्रोफेशंस दिए हैं सबके साथ हम एंड के अलावा बाकी जितने हैं सबके साथ हम यूज कर देंगे। राइट। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही लॉस्ट पर्स, मनी एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या गायब कर दिया उसने? पर्स भी, मनी भी और डॉक्यूमेंट्स भी। तीन चीजें हैं। एक के साथ हमने एंड लगा दिया है जो लास्ट वाला है, और जो सेकेंड लास्ट पर है उसके पहले वाले पर हम कॉमा लगा देंगे। राइट। समटाइम्स कॉमा एंड आर यूज्ड टुगेदर। जी प्रीति, समटाइम्स इन फिक्शंस कॉमा एंड आर यूज्ड टुगेदर, बट इन योर चैप्टर you should know that comma and full stop, comma and add should not be used simultaneously। एक साथ उनका यूज नहीं करिए, आप उनसे बचिए। It was a dull and बोरिंग मूवी। डल भी और बोरिंग भी। अब यहाँ पर दो ही चीज़ें दी हैं, तो हमने यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं किया है, एंड से काम चल गया है। बट अगर यहाँ पर एक और कोई चीज़ दी होती तो हम वहाँ पर उसको क्या कर देते? वहाँ पर हम एक कॉमा लगा देते कि इट वॉज अ डल, अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग मूवी। तो डल के बाद हम कॉमा पुट कर देते, कॉमा लगा देते। क्लियर? पहला यूज समझ में आ गया ना कि कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन में जब सीरीज ऑफ वर्ड्स दिए हों तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं सीरीज के वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। और अगर सिंगल वर्ड्स ना दे करके पेयर ऑफ वर्ड्स दिया हो, पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब कि ग्रुप में वर्डिंग दे दी जाए, तो उन सारे ग्रुप के साथ भी हम उन्हीं कॉमा का यूज करते हैं। ग्रुप्स के साथ, पेयर के साथ भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, यू शुड बी, आपको होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए? डिवोट
and humble, serene and cheerful। एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, दोनों आपस में एंड से जुड़े हैं, और जब दो पेयर हमें मिले हुए हैं, कपल्स मिले हैं, तो एक कपल के बाद हम एंड का यूज कर देंगे। अब हम यहाँ पर एंड का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो कई सारे एंड एक साथ यूज हो जाएंगे। यू शुड बी डिवाउट एंड हम्बल एंड सीरीन एंड चीयरफुल, तो सेंटेंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट होने लगेगा। इसलिए जब ऐसे कपल्स दिए हों, ऐसे पेयर्स दिए हों, तो पेयर के बाद हम एपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज कर देते हैं। राइट? द रिच एंड पुअर, वीक एंड हेल्दी, ये पेयर बना दिया है। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, और दोनों पेयर किससे जुड़ा है? कॉमा से जुड़ा है। द रिच एंड पुअर, वीक एंड हेल्दी। मेन एंड वेमेन, एक और पेयर लगा दिया है, इसके साथ फिर कॉमा लगा दिया है। मेन एंड वेमेन हैव द राइट्स टू वोट, सबके पास वोट करने का राइट है। क्लियर? मेन एंड वेमेन हैव द राइट्स टू वोट, द रिच एंड पुअर, वीक एंड हेल्दी, सबके साथ जो भी कपल्स दिए हैं, जो पेयर दिए हैं, पेयर के साथ हम यूज कर देते हैं कॉमा का। जी मीनाक्षी जी, जब सेंटेंस एंड होने लगे तब वो लॉन्गेस्ट पॉज, और सेंटेंस एंड ना हो तो वो शॉर्टेस्ट पॉज होता है। यही डिफरेंस है दोनों में, और इसी से आपको पेपर में पता चल जाएगा। क्लियर? जी अरिबा जी, व्हेन डू वी यूज एपोस्ट्रोफी बिफोर एस एंड आफ्टर एस? बताया ही नहीं वो भी, तो आप काहे पूछ रही हो? लेट द टाइम कम, वो भी नंबर आएगा और उसको भी बताएंगे, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स कराया जा रहा है उस पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करिए, उस पर फोकस करिए, एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से समझिए। बिल्कुल ये जीने और मरने का प्रश्न है, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा यूज था एंड का। पहले तो हमने आपको बताया कि कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, और दूसरा ये है कि अ कॉमा जो है इज यूज्ड टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स connected by and, right? Each pair of words connected by and, ऐसे pair of words जो and से connected हो उनको connect करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। सीरीन का मतलब होता है शशांक जी आप पीसफुल, बहुत शांत, सीरीनिटी, ट्रंक्विलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉमा के थर्ड यूज पर। पहला हो गया अगर पेयर एंड से जुड़े हों तो हम कॉमा का यूज करते हैं, अगर एक ही कंस्ट्रक्शन में कई सारे वर्ड्स दिए हों तो हम कॉमा का यूज करते हैं। और तीसरे नंबर पर हम कॉमा का यूज कहाँ करते हैं? तीसरे नंबर पर हम कॉमा का यूज करते हैं कि टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। To mark of a noun क्या होता है? To mark of a noun or phrase in a position।
अगर किसी नाउन के बाद, अगर किसी नाउन के बाद, किसी नाम के बाद कुछ हम ऐसा लिख दें जो उसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो, उसको नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे राहुल द्रविड़। अब अगर कोई चीज़ हम ऐसे लिख दें जो राहुल द्रविड़ के बारे में ही हो, राहुल द्रविड़ को ही डिफाइन कर रही हो, तो वो नाउन अगर है तो नाउन इन अपोजिशन हो जाएगा, अगर फ्रेज है वो तो फ्रेज इन अपोजिशन हो जाएगा। जैसे राहुल द्रविड़ द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। राहुल द्रविड़ द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। राहुल द्रविड़ के बारे में ये पूरा फ्रेज बोल रहा है ना, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, इसी को बोलते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, राइट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेज इन अपोजिशन। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया वन द मैच। राहुल द्रविड़ द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट इज हेडिंग द टीम। टीम को हेड कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया नाउन इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। और जब ऐसे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन आएगा तब दोनों तरफ कॉमा लगेगा। राहुल द्रविड़ के बाद भी लगा है और क्रिकेट के बाद भी लगा है। जॉन मिल्टन द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। अब ये पूरा फ्रेज जॉन मिल्टन को डिफाइन कर रहा है। ये नाउन इन अपोजिशन है और नाउन इन अपोजिशन के पहले और बाद में हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। became blind in 1652। ये नाउन इन अपोजिशन है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इंदिरा द डॉटर ऑफ जवाहर वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा कमा द डॉटर ऑफ जवाहर कमा वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। तो द डॉटर ऑफ जवाहर जो बनेगा वो नाउन इन अपोजिशन बन जाएगा, फ्रेज इन अपोजिशन बन जाएगा। तो जहाँ से फ्रेज इन अपोजिशन शुरू होता है और जहाँ तक होता है दोनों तरफ कॉमा का प्लेस किया जाता है, दोनों तरफ कॉमा लगाया जाता है। क्लियर हुआ? जी सुजाता जी और विजय जी, आप दोनों लोग बिल्कुल सही हैं। लक्ष्मीबाई द ग्रेटेस्ट हीरोइन ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस was the queen of झांसी। लक्ष्मीबाई जो कि
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी हीरोइन थी, झांसी की रानी थी। तो लक्ष्मीबाई तो एक वर्ड हो गया है, और जो रिमेनिंग सेंटेंस है द ग्रेटेस्ट हीरोइन ऑफ इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लक्ष्मीबाई का डेफिनेशन है। ये फ्रेज इन अपोजिशन है, और फ्रेज इन अपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगह पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। टैगोर, an Indian poet, got the first Nobel Prize for India in literature, right? तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं नाउन इन अपोजिशन के। मुझे लग रहा है कि अब सबको समझ में आ गया होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, द प्रीस्ट ऑफ नेचर, बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843। यस प्रगति जी, 100% करेक्ट है। राइट सर, इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट क्लासेज इन अ सेंटेंस। जी, क्लासेज इन अ सेंटेंस में भी यूज होता है कॉमा, और यही तो आपको बता रहा हूं कि सेम कंस्ट्रक्शन जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। राइट, लाल बाल पाल, द मॉडरेट लीडर्स टुक रिवेंज ऑफ डिक्टेटर्स ऑफ इंग्लिश। जी मीनाक्षी जी, सेंटेंस तो आपने सही बना दिया लेकिन मीनिंग गलत कर दी। लाल बाल पाल जो हैं वो मॉडरेट लीडर्स नहीं थे, वो तो गरम दल के नेता थे, नरम दल के नहीं थे, और गरम दल के थे इसीलिए जो है उन्होंने रिवेंज लेने की सोचा भी था। अगर गांधी होते तो गांधी ने तो भगत सिंह का रिवेंज लेना उचित नहीं समझा। राइट, तो ये अलग बात है, वो तो हिस्ट्री का इशू है, बट सेंटेंस जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, तो समझ में आ गया पूरी तरीके से कि नहीं कि जब नाउन इन अपोजिशन होता है या जब कह लीजिए फ्रेज इन अपोजिशन होता है तब भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। राइट, क्लास क्या आपका टाइम हो गया है, कल की क्लास फिर इसी पंक्चुएशन से कंटिन्यू होगी। थैंक यू और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, वी विल बी मीटिंग टुमारो in the same class. Thank you, all the best.